हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज अपन वो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं जो 11th क्लास में पढ़ाई जाती है। और आज सबसे पहला काम ये करो आप कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो जो दिक्कत आती है वो कमेंट करके बताओ। पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुना होगा, पढ़ा होगा, तो इसी वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या क्या दिक्कत आती है अभी पॉज कर लो। पहले वो सब दिक्कत सोचो कि सर सूत्र याद नहीं होते, सर क्वेश्चन का पता नहीं चलता कौन सा मेथड लगेगा, सर इसमें फॉर्मूले इतने हैं कि कौन सा याद करें कौन सा याद ना करें ये समझ में नहीं आता, सर हम पढ़ते तो बहुत है पर दिक्कत क्या होती है ना, एग्जाम में जाके क्वेश्चन नहीं होते। तो ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम है कि सर क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग जाता है, जो भी प्रॉब्लम आपकी है आप इस वीडियो के कमेंट में आज लिखें। और मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि ये जब ट्रिग्नोमेट्री पूरी होगी, अगर आपने आज दिक्कत लिखी होगी तो वो दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। क्या सर, क्या सुन रहे हैं सर हम? ये हाँ, एकदम सही सुन रहे हो तुम। क्या बोला मैंने? इस वीडियो के कमेंट में आपकी वो दिक्कत लिखनी है जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में आती है। अभी कमेंट करने, अगर दिक्कत नहीं लिखा तो भैया दिक्कत रह जाएगा। और ये मैं बता देता हूं, ट्रिग्नोमेट्री को अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो ये भूतनी बन जाती है, समझते हैं ना, जो रात में आती है डराती है वो। तो इसलिए अगर आपको चाहिए कि सर मेरी ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में जो भी दिक्कत आती है वो सॉल्व हो, तो आप अभी के अभी पॉज कर दें इस वीडियो को अभी, और इस वीडियो के कमेंट में लिख दें जो जो आपकी दिक्कत है नंबर वाइज। तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरी एक टू एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो इस कोर्स में। दूसरी बात देखिएगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के 4 लेक्चर मैंने कवर कर लिए हैं और उनमें मैं बहुत बेसिक से चला हूं। 10th क्लास वाला मैंने वापस रिपीट किया है, ध्यान देना, किसी कोचिंग में नहीं मिलेगा ये। और बहुत डिटेल में, क्योंकि दिक्कत वहीं से शुरू होती है आधी तो आधी दिक्कत तो आपकी सोल्व हो गई होंगी। 4 वीडियो पीछे वाले जाके देख लो अगर नहीं देखे हैं तो। और दूसरी बात देखिए बच्चे, 6 सालों से मैं आईआईटी के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, लास्ट 6 साल। और 2012 में मैंने आईआईटी का खुद प्रिपरेशन किया था, उसके बाद आईआईटी से बीटेक कर लिया। और उसके बाद और जब देखो स्कूल में थे तो ऐसा नहीं है कि अपन ऐसे पढ़ाने लग गए, कुछ नहीं मिला पढ़ा लो। तो स्कूल में जहां पे भी रहे थे सबसे टॉपर रहे थे। पहले जैसे सरकारी स्कूल से 10th किया था तो उस टाइम 2010 में, तो उस टाइम शायद 84% थे। आज तो कुछ नहीं, 84 सरकारी स्कूल में, और ऐसे स्कूल में जिसमें कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था। और फिर 12th में भी प्राइवेट स्कूल था, पर ऐसा था कि फिजिक्स केमिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था। दुख भी होता है कि प्राइवेट स्कूल होके भी उसमें कोर्स पूरा नहीं हुआ था। और किसी को भी पूछ लेना, मैं नाम तो नहीं लेंगा, पर हाँ ये एग्जैक्ट सिचुएशन था, फिजिक्स केमिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके बावजूद भी 2012 में 93, हाँ अरे कुछ कांड भी हो गया था उसमें। तो कांड क्या हुआ था कि जैसे मेरे फिजिक्स के पेपर में जिसमें 40 में से 40 नंबर आने थे, उसमें शायद 21 नंबर दिए थे। फिर मैंने रीचेक का भरा था, तो उस टाइम कितने 10 नंबर बढ़ाए थे उन लोगों ने, 21 से 31 के थे। रीचेक में 10 नंबर बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने बोल दिया था ये तो फर्जी बकवास कर रहे हैं, तो 21 नंबर आ ही नहीं सकते। तो कितने 10 नंबर बढ़े थे पूरे, बाकी वो तो बकवास था यार कि 40 में से जिसमें 40 आने थे। और अपना आईआईटी कैसे हुआ था? अरे अपने क्या हुआ था उस टाइम 2012 में, आज की बात नहीं कर रहा मैं, 2012 की बात कर रहा हूँ, 10 साल पहले। उस टाइम उस स्कूल में मेरे मैथ में 150 में से 150 नंबर आए थे 12वीं बोर्ड में, और जो कि उस कोचिंग के किसी भी बच्चे के नहीं आए थे उस टाइम। कोचिंग करने वालों के भी पूरे नंबर नहीं आए थे उस टाइम। तो इसलिए अपने को तो फ्री में मिला था कि ठीक है सर आपके नंबर अच्छे हैं, कर लो आईआईटी। तो इसलिए मैं भी यही चाहता हूं कि अगर आप देखो कर सकते हो, आप में वो है ना, तो आप बिल्कुल एकदम अच्छे से कर सकते हो। और इससे क्वालिटी कंटेंट और सिस्टमेटिक, देखो फालतू के क्वेश्चन मुझे कराना हो ना तो मैं बहुत करा दूंगा। तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ये कर दिया मैंने कर दिया, उससे नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो ना तो यहाँ का एम है 0 to IIT। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना तो इस चैनल से आप समझ सकते हैं कि क्या बोल रहे हैं।
तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे नहीं है कि मुंह उठाए चलो अरे यूट्यूब करते हैं कुछ कुछ होएगा, वो सब पता है मेरे को। हाँ, तो ऐसे ही नहीं शुरू आए, और इसके लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। बाकी कोचिंग वाले बोलते हैं सर कोचिंग ज्वाइन कर लो, हम इतने दे देंगे इतने दे देंगे, और यहाँ तक कि ऑफर तो मेरे पास आए पड़े, छोड़ रखे मैंने सब। तो इसे उसके नाम मैं कुछ नहीं लूंगा, बाकी ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है ना, तो ध्यान दें इस बात का। तो अगर आपको पढ़ना है ना, मैं तो एक ही बात बोल रहा हूं, अगर आपको पढ़ना है ना, और अगर त्रिकोणमिति में दिक्कत आता है ना, तो बाकी तो भाड़ में जाने दो, तुम त्रिकोणमिति के पूरे वीडियो देख लो, इससे सिस्टमेटिक, इससे एकदम इस ऑर्डर में कहीं नहीं मिलेगा। और उसके साथ भी हर वीडियो, हर क्वेश्चन पर लिख के देता हूं ये क्वेश्चन किस कैटेगरी का है, किस लेवल का है, कि बच्चे परेशान ना हो। डीपीपी हो चाहे वीडियो, सब क्वेश्चंस पे लिखा रहता है ये क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी कौन से लेवल का है, क्या ये बच्चे जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अरे भाई सबसे बड़ी समस्या क्या है, मेंस की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं ना, उनके साथ समस्या ये है कि कोचिंग में सबको वही पढ़ा दिया जाता है, चाहे वो एडवांस का कर रहा हो मेंस का कर रहा हो, उनको पता है सबका मेंस में ही होना है। तो इसलिए ध्यान दे थोड़ा सा, अब गड़बड़ी भी हो सकता है, पर हाँ बहुत से बच्चों के मेंस में नंबर इसलिए अच्छे नहीं आते कि उनको फालतू के क्वेश्चन करा दिए जाते हैं, जिनका ना एडवांस से ताल्लुक है ना कोई मेंस से ताल्लुक है, मेंस में तो दूर दूर ही नहीं। तो इसलिए ये जो सोच के बनाए गए ना, बहुत खतरनाक तरीके से बनाए गए। बाकी अगर आप अभी 12th क्लास में हो तो देखो 12th क्लास के 4 टॉपिक हो चुके, और 5वां लिमिट चल रहा है, और वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और 11th क्लास में अगर आपका वीक रहा है ना, तो इस चैनल से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लो, उससे ज्यादा स्कोरिंग कोई सा नहीं है। और उसमें भी सेम प्रॉब्लम है कि सर सूत्र याद नहीं होते, टाइम लगता है, सर क्वेश्चन नहीं आता, तो वो भी कंप्लीट है इस पे। और इससे सिस्टमेटिक किसी भी चैनल पे चले जाना, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश किसी पे भी अगर मिल जाए ना, तो मेरे को आके बता देना। फालतू की चीजें करानी हो तो मैं बहुत करा सकता हूँ, व्यू ये सब आता है मेरे को, है ना। पर जो ये टाइम है ना मेरे पास, ये इतना ही है कि मैं नहीं चाहता कि तुम बीच में रहो, तो इसलिए मैं 1 घंटा मेरे पास मिलता है, तो वो कि हाँ ठीक है वीडियो बना के देते हैं बच्चों को कि कुछ हेल्प हो, तो इसलिए ध्यान दें ये सिर्फ। और इसमें अगर कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है, अभी कमेंट में लिख दो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, और ये वीडियो जब तक पूरे होंगे आपकी डाउट सॉल्व हो जाएंगे सब, ये ध्यान दें। और बाकी तो मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो 6 साल में बच्चों ने जब आके मुझे प्रॉब्लम बताई, आके रोते हैं सर क्या, सर ये ट्रिग्नोमेट्री ये तो पता नहीं सर क्या हो रहा है, तो इसलिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, ध्यान दें। हाँ, तो पहला बहुत ही बेसिक एकदम 11th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, और आज आपको ये भी पता चलेगा कि 10th से 11th में कैसे जाते हैं, वो एक स्टेप बहुत गजब का रहने वाला है। अरे कि 10th तक आप क्या करते थे, 11th तक आप क्या करते थे, हाँ तो बहुत अच्छे से। तो भिन्न चतुर्दांश में डिग्री कौन। अब चतुर्दांश आई थिंक आप जानते होंगे बच्चे, सब चतुर्दांश जानते हैं क्या। ये फर्स्ट चतुर्दांश होता है, ये सेकंड चतुर्दांश होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, ये तो सब जानते हैं मेरे हिसाब से। और अब अपन कोण का मेजरमेंट लास्ट क्लास में पढ़े थे, तो मुझे बताओ ये कोण कितना है, 90 डिग्री होता है ना। तो अगर यहां से यहां आ जाए, कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, कौन सी दिशा में चल रहे हैं अपन, वामावर्त, अरे एंटी क्लॉक चल रहे हैं क्या, तो यहां कोण कितना है इसका, 90 डिग्री है ना। ये यहां से यहां आ जाऊं तो ये कोण कितना है, 90 डिग्री। अगर मैं इसको थोड़ा और आगे ले जाऊं तो ये कोण कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का कोण भाई ये 90 और ये 90, यहां से यहां तक का कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। थोड़ा सा इसी को और आगे ले जाएं तो ये कोण कितना हो जाएगा, बताओ बताओ बताओ, ये कोण कितना हो जाएगा। अरे 90 और जोड़ दो यार, 270 डिग्री। थोड़ा सा और आगे ले जाएं तो सर, और ये जीरो तो था ही भाई, अरे यहीं से शुरू किए थे तो जीरो था ही था। और अब और कितना जोड़ दिया, 270 में 90 तो 360 आ जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे यार, यहां से वहां अपना शुरू किया, यहां तक 90, 90 और जोड़ा 180, यहां तक 270, यहां पे अरे 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 याद है यार, ये तो पता है ना ये कोण कितना होता है, ये कोण कितना 90 डिग्री होता है ना एक्स एक्सिस के बीच में, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस 90 डिग्री कोण होता है, तो ये होता है, तो ये 360 आ गया। थोड़ा और आगे बढ़ा लेंगे सर, बिल्कुल बढ़ा लेते हैं भाई, क्या लगता है अपने को, 90 और जोड़ दो, 360 प्लस 90 तो 445 भी हो जाएगा। प्लस और छोड़ दो, प्लस और जोड़ दो कितना, 90 और जोड़ दो 500 कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा।
प्लस 90 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 630 हो जाएगा। सर जोड़ते ही जाएं क्या? बिल्कुल भैया, ये तो यही है, 720 हो जाएगा। तो ऐसे चलते ही जाएगा, इसका तो क्या ही कहना यार, ये तो चलता जाएगा सर। तो जितना देखो कौन है, आप वहां पर हो एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में, तो ये ऐसे ऐसे कौन आते हैं। मतलब इस वाली पे कौन से कौन रहेंगे? 0, 360, 720। इस पे कौन से? 90, 450। इस पे ये, इस पे ये। अब एक काम और भी कर सकते थे अपन, उल्टा मापना। अरे कोई उल्टा पैदा हुआ हो तो वो क्या करेगा? वो उल्टा चलेगा और क्या। अरे उल्टा चलेगा तो उसको क्या मिलेगा? इधर से इधर आए तो 90 डिग्री पर। कौन सा 90 डिग्री? माइनस का 90 डिग्री। क्यों? क्यों माइनस का 90 डिग्री? भाई डिग्री लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान दें। अरे कुछ भी नहीं लिखा तो रेडियन मान लेगा कोई। तो इधर से इधर क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दिशा में चल रहे हो तो माइनस होता है कौन? यहां पे आए तो इसी रेखा के लिए अपन माइनस का 180 भी लिख सकते हैं। अरे 90 और 90, 180 और चिन्ह माइनस का। क्यों? क्योंकि उल्टा जा रहे हैं। हाँ, तो इधर से चले तो कितना? माइनस का 270। इधर से और चल गए तो माइनस का 360 हो जाएगा। तो मतलब समझ रहे हो क्या? मतलब समझ रहे हो क्या? अगर उल्टा उल्टा कोई नापना शुरू कर दे तो भी काम चल जाएगा। माइनस का 450। तो मतलब ऐसे ऐसे कौन आते ही रहेंगे क्या? आते ही रहेंगे क्या? बस लिखते जाओ। तो देखो तुम ऐसे जाओगे तो कौन कैसे मिलेंगे? प्लस वाले। और इस घर उल्टा मापना शुरू कर दोगे तो कैसे मिलेंगे? माइनस वाले। अब बात ये आती है कि इनका अपन क्या लिखना चाहते हैं? जनरल रूप। सर इन कोणों का जनरल रूप कैसे? ऐसे तो भाई तुम छोटे वाले कोण तो देख लोगे जब बड़ी बड़ी बातें होंगी। अरे बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े कोण होंगे तब कैसे पहचानोगे? तो अपन क्या चाह रहे हैं कि ये तो अपन छोटे छोटे कोण है कि 0 कहां आएगा? 360, 720 तो ये तो देख ही सकते हैं अपन। 90, 445 ये तो जितने मैंने लिखे ये तो आप आराम से देख सकते हो। पर बड़ी बातें होंगी तो क्या होगा? तो अपन क्या चाह रहे हैं कि इनका एक जनरल रूप आए। तो जनरल रूप शायद डिग्री से जनरल रूप लिखेंगे तो इतना अच्छा नहीं है, उसका ज्यादा यूज भी नहीं होता है ना। तो डिग्री वाले का जनरल रूप अपन नहीं लिखना चाहते। बाकी हाँ, कोई भी लिख सकता है, कोई भी लिख सकता है। अगर इनको देख के कोई पैटर्न लिखना हो ना तो आप आराम से लिख दोगे। ये क्या है सर? ये क्या है? 360 डिग्री के मल्टीपल है सर। ये 360 डिग्री इंटू एन है। एन का मान 0 रखो, ये आ गया। 1 रखो, ये आ गया। 2 रखो, ये रहेगा। -1 रखो, ये आ गया। तो आगे वाले बचे। पर इसका जनरल रूप इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता है, तो इसलिए अपन इसमें नहीं लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। तो अपन लिखना चाहते हैं इन कोणों का जनरल रूप। चले बिल्कुल आगे आइए। भिन्न चतुर्थांश में रेडियन कोण। अब ये रेडियन वाला एक अच्छा फीलिंग दे सकता है अपने को। देखो कैसे? अगर यहां चले तो 0 रेडियन। अब आपको ये तो पता ही है लास्ट में कि π/2 का मान 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री को π/2 बोल सकते हैं। लास्ट लेक्चर देखा है ना? नहीं देखा तो पता होना चाहिए। π/2 बराबर 90 डिग्री, इतना आपको पता होना चाहिए। π/2 रेडियन। तो यहां से मैं चला, यहां से मैं चला, यहां तो 0 था रेडियन। यहां से मैं इतना चला तो कितना हो गया? π/2। इसके बाद इतना और चला तो कितना हो गया? पाई। अरे भाई π/2 90, मतलब π/2 इधर और आया तो पाई, इधर और आ गया तो पाई प्लस π/2 तो 3π/2। अरे जोड़ना तो आता है ना। और इधर से यहां आ गए तो 2π। थोड़ा और आगे चले तो 2π प्लस π/2। ऐसा लिख देंगे, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और ये क्या? 2π प्लस तो 3π हो जाएगा। आई थिंक देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3π प्लस π/2। दो कैसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 3π प्लस π/2 लिख दो तो 3π प्लस π/2 कितना हो जाएगा? जो भी लिखना चाहिए 3π प्लस π/2 लिख देते हैं यार, क्या फर्क पड़ेगा अपने को। हाँ, तो यहां तक आ गए। इसके बाद यहां गए तो 3π प्लस π/2 और करोगे तो 4π आ जाएगा। अरे 4π आ जाएगा ना भाई, इसमें π/2 और करा, इसमें और करा तो 4π प्लस π/2, इसमें और करा तो, अरे यार, अरे सर कर क्या रहे हो? सर कर क्या रहे हो ये आप? बिल्कुल आप ये बोल सकते हैं, सर क्या चक्रे बना रहे हो सर, इसको कौन सा क्या बोलते हैं सर। और मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होने वाली है आपको। अरे एक्सपीरियंस यही तो होता है और क्या भाई। मैं अरे 2π प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा,
तो वो आपको शायद ना समझ आए, तो इसलिए ये पहले बता रहा हूं मैं। क्लियर है क्या? ठीक है सर, अच्छी बात है। उल्टा कोई चल गया तो, उल्टा चल गया तो यहाँ -π/2 आ जाएगा उसको, यहाँ उसको क्या आ जाएगा, -π आ जाएगा, यहाँ उसको क्या आ जाएगा, -3π/2 आ जाएगा, यहाँ उसको क्या आ जाएगा, -2π आ जाएगा, -2π आ जाएगा उसको, यहाँ उसको क्या आ जाएगा, समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो क्या, -5π/2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, -3π आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो ये बात है। तो पाई वाले कौन शायद थोड़े अच्छे लग रहे हैं, इनका जनरल रूप लिखेंगे तो शायद थोड़ा अच्छा आएगा। लिख के देखते हैं। सबसे पहले इसका जनरल रूप लिखो, इसका जनरल रूप लिखो तुम। ये जो कौन लिखे हुए हैं ना, ये आज से ही आगे चलते रहेंगे, पीछे भी चलते रहेंगे। इसका जनरल रूप लिखो। क्या बोलोगे इसका जनरल रूप? सर ये विषम पाई, सम पाई आ रहे हैं क्या? अरे सम दिख रहा है ना, पाई का सम गुणांक। क्या बात करती, हाँ अरे भाई ये सम संख्याएं नहीं दिख रही, -2, 0, 2, 4 सम संख्याएं है ना, ये सम संख्याएं है। तो अब इसको मैं क्या बोल सकता हूं, पाई का सम गुणांक। अब सम संख्या तुम बचपन में कैसे मानते थे? कोई भी सम संख्या माननी होती थी तो कैसे मानते थे तुम? 2k या 2n। अरे सम संख्या ऐसे ही मानते थे ना। अरे बचपन में जब छोटे थे दूध पीते थे यही मानते थे, बिल्कुल सर, सम संख्या 2n। तो इसका मैं जनरल रूप क्या लिख सकता हूं, 2n पाई। इसका जनरल रूप में क्या लिख सकता हूं, 2n पाई। देखो भाई देखो, और n बिलोंग्स टू यहां क्या हो जाएगा, इंटीजर। n बिलोंग्स टू इंटीजर, पूर्णांक होगा n। यहाँ पे देखिए, अब n के मान डालो, वापस निकाल दे, यही आ जाएंगे। n का मान 0 डालो, यहाँ 0 आ जाएगा। n का मान 1 डालो, 2 पाई आ जाएगा। n का मान 1 डालो, 2 पाई। n का मान 2 डालो, 4 पाई। n का मान 6 पाई। और इधर -1 डालो, -2 पाई। समझ गए क्या? तो यहां से ये मान आ जाएंगे क्या? यहां से ये मान आ जाएंगे क्या? मतलब ये क्या है, थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करो पैटर्न को। क्या है ये? पाई का सम गुणांक। सम संख्या को मानना तो ऐसे, पाई का सम गुणांक तो ये, पाई का सम गुणांक। क्लियर है? इसको देखिएगा जनाब, इसको देखिएगा, ये क्या है, पाई के विषम गुणांक। ये क्या है, पाई के विषम गुणांक, पाई के विषम गुणांक। हाँ ये क्या है, पाई के विषम गुणांक। तो ये तो पाई के समगुणांक थे ना, ये तो ठीक है क्या, पाई के समगुणांक थे। तो पाई के सम, ये पाई के विषम गुणांक है। तो विषम संख्या कैसे मानते थे तुम बचपन में? यस सर, 2n + 1 इंटू पाई। तो इनका जनरल रूप क्या हो जाएगा, 2n + 1 पाई। इनका जनरल रूप क्या हो जाएगा, 2n + 1 पाई। तो ये इनका जनरल रूप, इनका जनरल रूप है। हाँ मैं इसको और तरीके से भी बता सकता हूँ, सीक्वेंस सीरीज से भी बता सकता हूँ, पर कोशिश कर रहा हूँ कि उस चीज को अवॉइड करें। अवॉइड इसलिए कि किसी को सीक्वेंस सीरीज नहीं आता तो वो तो कोमा में चला जाएगा। बाकी ध्यान दें, ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आपको सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक आना चाहिए। हाँ अगर आपका बेसिक थोड़ा सा अच्छा है तो उसके बिना भी आप समझ सकते हैं। फिर बहुत बोल दिया, वापस सुन लो। हाँ तो ये बात करें। अब सर इसका जनरल रूप कैसे लिखें, इसका जनरल रूप कैसे लिखें? इसका जनरल रूप लिखने के लिए तुम इनको देखो, या तो मैं एक अच्छा तरीका बता देता हूं। आज आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता देता हूं। यहां से यहां ना, यहां क्या था, 2n पाई था क्या? तो यहां से यहां जाने के लिए 2n पाई + π/2। और सर क्या बात कर दी, वाह, ये हुई ना बात। यहां 2n पाई था क्या? और देखना बहुत शानदार चीज लिखा है। यहां 2n पाई था क्या? तो 2n पाई + π/2, 2n पाई + π/2। देखिएगा बच्चे, ये 2n पाई था तो यहां 2n पाई + π/2। अरे जानते ना यार, π/2 तो ऐड करना है इसमें। इसका जनरल रूप आ गया था तो मैंने इसमें ही π/2 ऐड कर दिया। इसका भी चाहिए ना सर, इसका भी चाहिए सर। लो क्या कर दें, क्या कर दें, 2n पाई - π/2। यस, ये तो अगर आपको पसंद आया हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, दूसरे लोग भी देख लें अगर आप चाहते हो तो। हाँ तो देखो, 2n पाई - π/2, n बिलोंग्स टू i, और 2n पाई + π/2। तो ये इन सब के जनरल रूप हो गए, ये इन सब के जनरल रूप हो गए। तो लाने का सबसे आसान तरीका, 2n पाई ये आ गया था, इसमें जोड़ दो π/2, इसमें घटा दो π/2। अरे इधर जाना है तो माइनस का π/2 ना। और ये भी आ सकता था उधर से
इससे क्या जोड़ दो, इसमें 2n पाई प्लस पाई, तो उससे भी आ सकता था, ये डायरेक्ट भी आ गया। तो ये चार जो है ना, ये अपने काम आएंगे बच्चे, ये अपने काम आएंगे, तो इसलिए इनका जनरल रूप भी मैंने लिख दिया है। तो ये डायग्राम बनाओ, इसके साथ खेलो, थोड़े से मस्त हो जाओ यार, ये काम की चीज है। तो आपको कोई बोले 5 पाई कहां आएगा, तो इधर हाथ जाना चाहिए। कोई बोले 6 पाई कहां आएगा, तो यहां हाथ जाना चाहिए। ऐसे हाँ हाँ, ये खेलो यार इनके साथ, नहीं तो बहुत लोगों को हम पता नहीं क्या क्या सिखा देते हैं लास्ट में। सर ये 7 पाई कहां होता है? अरे भाई कहां 7 पाई, तो ऐसे मत करो। हाँ, तो थोड़ा सा खेलो इनके साथ। अब देखिए वही व्यापक रूप जो लिखे थे उसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। व्यापक रूप अपने अभी भी निकाल लिए हैं। इसका 2n पाई होता है इस रेखा का, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस रेखा का क्या, 2n पाई प्लस पाई बाई 2। कैसे पाई बाई 2 कैसे आया सर ये? अरे इसमें पाई बाई 2 जोड़ दिया। तो इसको थोड़ा अच्छा से करेंगे तो कई लोग ऐसे भी याद रखते हैं, 4n + 1 पाई बाई 2। पर यार मेरे को जो अच्छी फीलिंग आती है, ये याद रखने में ज्यादा आसान है, ये याद रखने में ज्यादा आसान है। बाकी ये और ये सेम ही है यार, इतना तो देख ही लोगे। ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, 2n पाई था, इसमें से माइनस पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2, तो ये 4n - 1 पाई बाई 2, ये आ जाता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद इधर वाला तो था ही 2n + 1 पाई, ये तो था ही, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब तुम क्या कर सकते हो, इधर से भी तो लिख सकते हो ना, इसको इधर से भी तो लिख सकते हो ना, इसको इधर से लिख के आ गया तो भी ठीक है, वैसे सेम ही आएगा, क्या ही फर्क पड़ेगा। 2n + 1 पाई माइनस पाई बाई 2, तो यही आ जाएगा, यही आ जाएगा, बिल्कुल यही आ जाएगा। और इसको इधर से लिखोगे तो, इसको इधर से लिखोगे तो, इसको इधर से लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 2n + 1 पाई प्लस पाई बाई 2। तो ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा 4n + 1, 4n + 3। ध्यान से देखो, एलसीएम लो, 4n + 3n पाई बाई 2। तो अब बच्चों को जो सबसे बड़ा पंगा होता है कि सर इसके लिए आपने 2 कैसे लिख दिए, सर आपने इस वाली लाइन के लिए 2 लिख दिए, और ऐसे में इस लाइन के लिए भी 2 लिख सकता था। इसके लिए तो मोस्टली तो यही आएगा, फिर इसमें ये भी लिख सकते हो आप 4n - 3। इसको 4n - 3 पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं अपन, 4n - 3 पाई बाई 2। तो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, और ये और ये सेम है। देखो पहली बात, 2 बात क्लियर है यहाँ पे, बहुत अच्छे से ध्यान दे, नहीं तो आपका ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ही रहेगा। हाँ तो ध्यान दे, बहुत अच्छे से ध्यान दे, सबसे जरूरी ये और ये ध्यान में रखना, ये तो ध्यान में आएगा। ये सीधा सीधा आ जाएगा, ये सीधा सीधा आ जाएगा, दोनों चीजें आ गई। और इनको इसमें बदलना और इसको इसमें बदलना बहुत अच्छी है, बहुत आसान बात है, बहुत आसान बात है। ये 4n + 1 पाई बाई 2 है, ये 4n - 1 पाई बाई 2 है, ध्यान तो रखना ही। अब कई बार होता क्या है ना, कुछ लोग इसको ऐसे लिख देंगे, कुछ लोग इसको ऐसे लिख देंगे। तो इनका क्या पंगा है, इनमें पंगा ये है बच्चे, देखो जैसे मैं एक समझाता हूं, और ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री में चलेगा, 4n + 1 पाई बाई 2। अब यहां पे था क्या यार कि n इंटीजर था, n इंटीजर था। तो अगर मैंने इसकी जगह, इस n की जगह k - 1 रख दिया, n की जगह मैंने k - 1 रख दिया, भाई अगर n इंटीजर था तो k भी इंटीजर हो गया। ध्यान से देखना, ये बहुत खतरनाक बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में काम आएगी। थोड़ा सा समझा रहा हूं, एक बार बस दिमाग में डाल लो कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। n इंटीजर था तो k भी पूर्णांक, n पूर्णांक था तो k भी पूर्णांक है, तो n की जगह ये भी डाला जा सकता है। तो क्या होगा, 4k - 1 + 1 × पाई बाई 2, और k पूर्णांक आ गया, k भी पूर्णांक होगा भाई। तो ये देखो कितना आ रहा है, 4k - 3 पाई बाई 2। समझ गए क्या? तो ये ऐसा खेल चलता है, और ये इसलिए चलता है कि वो दोनों ही पूर्णांक ही है भाई। अगर n पूर्णांक है तो n बराबर k - 1 रखूंगा तो k भी तो पूर्णांक ही आएगा। तो इसलिए ये इनका खेल चलता रहता है कि n की जगह अपन n - 1 या k - 1। सर ये तो k आ गया, अब यार k पूर्णांक था तो इस k की जगह कोई नया n डाल दो। अरे भाई ये k आ गया तो k की जगह n डाल दो वापस से। सर ये क्या कर रहे हो सर? सर आप तो समझदार लग रहे थे, आप तो ऐसे बकवास करने पे आ गए हो। तो ऐसा चलता रहता है, ये मैं थोड़ा आगे ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा, बस आप यहाँ ध्यान रखो कि अच्छा n की जगह k - 1 डाला सर ने, तो k - 1 भी पूर्णांक था और ये भी पूर्णांक। एक तरीका समझने का ये है जो कि सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। दूसरा तरीका एक और भी होता है इसी को समझाने का। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये
कि 4n+1 का मतलब क्या है? 4n+1 का मतलब है कि जब इस पूरी संख्या में किसी ये कोई संख्या है, इसमें 4 का भाग देंगे तो 1 शेषफल रहेगा। इसी चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक 4 अलग कर लो इससे, इसी चीज को 4n-3 भी लिख सकते हैं कि 4 का भाग देने पे -3 शेषफल आता है, तो उसका मतलब भी वही होता है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बच्चे ध्यान रखना, 4n+5, उसका भी मतलब सेम ही होगा, पर ऐसा लिखा हुआ कम मिलेगा, ये भी और ये भी, ज्यादातर ये मिलेगा। अब इनमें अगर एक्चुअल देखा जाए तो क्या किया मैंने, बस इसमें से एक 4 इधर मिला देना, इसमें से एक 4 निकाल के इसको दे देना, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये चीजें सेम है। अब इनको समझने में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम करेंगी, पर ध्यान रखना कुछ नहीं किया इसने, n की जगह k+1 डाला है, यहाँ पे n की जगह क्या डाला है, k+1, तो ये आ जाएगा फिर, जैसे इस टाइप से लाए थे और इसी टाइप से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसी चीजें होती है। बाकी अभी के लिए अपना टारगेट फिक्स कर लो, 1 2 3 4, सीधा सीधा बात है, इसका ये है, इसका ये है, बस खत्म। तो ये देखो जो जनरल मान आ गए हैं वो काफी यूजफुल होते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर। आइए तो छोटा सा एक प्रैक्टिस सेशन है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। खुद निम्न कोणों को निर्देशांक अक्षों पर दर्शाइए। बताओ 80 पाई कहां आएगा? 80 पाई कहां आएगा? 80 पाई, अरे पाई 80 पाई सर यहां आएगा। अरे पाई का समगुणांक यहां आएगा। 13 पाई कहां आएगा? सर इधर आएगा। पाई का समगुणांक इधर, पाई का विषम गुणांक इधर। 27 पाई बट्टा 2 ये कहां आएगा? ये कहां आएगा? बता दो आज देखिए, बता दो। देखिए ये लाइन होती थी 4n+1 π/2 और ये लाइन होती थी 4n-1 π/2। तो बताओ ना, देखिए इसका क्या मतलब है, इनमें से ये दोनों कहां कहां आएंगे? 4n+1 का मतलब क्या है कि π/2 के साथ वाले में जब 4 का भाग देंगे तो 1 शेषफल आना चाहिए। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब 4 का भाग, मतलब 4n+1 मतलब 4 के गुणांक से 1 आगे, ये 4 के गुणांक से 1 पीछे। मतलब दूसरी भाषा में बात करो तो ये है 4 के गुणांक के 1 आगे, मतलब 4n+1 मतलब 4 के गुणांक से 1 आगे है, ये 4 के गुणांक से 1 पीछे है। मतलब क्या मतलब है इसका? देखो मान रखो n का 1 आएगा, फिर 1 रखोगे तो 5 आएगा, मतलब 4 + 1, और 2 रखोगे तो 9 आ रहा है देखो, और 3 रखोगे तो 13 आ रहा है देखो। मतलब 4 का गुणांक, मतलब 4 का जो फाड़ा आता है उससे 1 आगे है। और ये इसमें क्या आ रहे हैं मान? इसमें मान आ रहे 1 रखो तो 3, देखो 4 - 1 है ये, और यहाँ पे रखो 2 तो 8 - 1 तो 7 11। समझ गए क्या? तो ये 4 के गुणांक से 1 पीछे, ये 4 के गुणांक, अरे दिख रहा है ना यार, 4n+1 4 के गुणांक में 1 जोड़ा गया है, 4 के गुणांक से 1 घटाया गया है। या इसको अपन दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते थे, 4n+3 π/2 क्लियर है क्या? 4n+3 π/2, तो ये क्या है? 4 के गुणांक के में जब भाग देंगे तो 3 शेषफल आएगा। तो ये क्या है? 7 चौक 28 होता, 7 चौक 28 होता तो ये कितना है? 7 चौक 28 होता तो ये कितना है? 27, मतलब 1 पीछे वाला गया तो ये यहां आएगा क्या? 27 π/2 इधर आएगा। और ये क्या है? देखो इसमें 4 का गुणांक 80 + 1, 80 + 1 तो ये इधर आएगा 81 π/2। और एक बात और ध्यान रखना बच्चे, कई बार बच्चे भूल ही जाते हैं। देखिए जनाब ये दोनों ही है ना, जो इसको और इसको मिला दें, इसको और इसको मिला दें, इसको और इसको देखो, ये π/2 का विषम गुणांक, ये भी π/2 का विषम गुणांक, तो ये और ये क्या है? π/2 के विषम गुणांक। ध्यान देखना, π/2 के विषम गुणांक है। मतलब इन दोनों रेखाओं पे क्या आते हैं? आधे विषम गुणांक इधर आ जाएंगे, आधे इधर आ जाएंगे। π/2 के विषम गुणांक आते हैं इन पे, तो ध्यान रखना। और इन रेखाओं की बात करेंगे तो π/2 के सम गुणांक, मतलब वो पाई बन जाएंगे ना, या तो इवन या तो ओड, तो इस टाइप से भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। हाँ तो ये आ गया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर हो रही है तो गौर से देखो कि ये कहां जाएगा, कैसे जाएगा, बिल्कुल अच्छे से इसको और इसको। और बाकी तो ये ट्रिक तो है ही है, अगर आप वैसे करोगे तो भी 27 पाई मतलब कितना? 27/2, 27/2 मतलब 13.5। अब 13 पाई यहां आया था और 13.5 कहां? यहां चला जाएगा, यहाँ वैसे भी देख सकते हो। देखिए बच्चे 13.5 पाई का मतलब क्या है? 13 पाई यहां आया था, 13.5 पाई यहां चला जाएगा, तो उस टाइप से भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इनके साथ मैं तो ये बोल रहा हूं खेल लो, अरे खेलो आज इनके साथ, नहीं गड़बड़ हो जाएगा।
हाँ 102 पाई। अब ये कहाँ आएगा बताइए जनाब, ये कहाँ आएगा सर? पाई/2 और का गुणांक है। अरे बच्चे ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये कहाँ आएगा, ये कहाँ आएगा? अरे ये बावड़ा बनाया गया आपको, ये तो 51 पाई है, 51 पाई है, 51 पाई तो यहां आएगा। तो ऐसे पाई/2 को देख के धोखे में मत आ जाना। हाँ ये कहाँ आएगा बताओ बताओ बताओ। अरे ये भी बावड़ा बना दिया, क्या बात कर रहे हो सर? ये तो माइनस का 61 पाई है, तो ये भी कहाँ आएगा, यही आएगा माइनस का 61 पाई। ये क्या है 51 पाई माइनस का, अरे ये तो सब इधर ही भर गए, माइनस का 51 पाई। हाँ ये कहाँ आएगा, आप बोलिए बच्चे, बता देखे, बताओ। ये तो मैंने आपके लिए इतना ही किया है, इससे और बड़ा करता तो कैसे लाते तुम, बताओ। किसी को पता है तो जल्दी से इसको कि कहाँ आएगा ये, कहाँ आएगा ये। तो देखिए वही सर कि 4 का भाग देने पे क्या, तो 4 का भाग इन 2 में ही दे लो, याद है क्या कहानी? अरे 4 का भाग देते हो, 4 का भाजकता नियम याद है ना, 4 का भाग देने हैं तो लास्ट के 2 अंकों में दे लो। कितना आ जाएगा, 44 बार जाएगा, तो ये 4 44 बार +1, तो +1 आएगा। मतलब ये 4n+1 इंटू पाई/2 टाइप का है। मतलब इसमें 4 का भाग दोगे तब 1 से स्पेल बचेगा, मतलब 4 के गुणांक के 1 आगे है 4n+1 पाई/2, तो ये यहाँ आएगा। समझ गए क्या, समझ गए क्या? ये 1 2 3 4 5 इंटू पाई/2, तो ये यहाँ। तो ये तो लगाना सीख ही गए होंगे मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। हाँ आगे चले, बिल्कुल ये वाला। अब बच्चे इनको करो रे, करो 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 यार। 27 पाई/2, माइनस का 27 पाई/2 कहाँ आएगा? अच्छा क्वेश्चन है, माइनस का 27 पाई/2 कहाँ आएगा? गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे, गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे। तो बताओ ये 4n+1 पाई/2 है या 4n? तो थोड़ा अच्छे से देख लेना, 4n-1 या 4n+1। तो देखिएगा बच्चे थोड़ा सा पंगा है इसमें, थोड़ा सा पंगा है -27 पाई/2 में। तो किस में, इनमें से किस में से ये आएगा? माइनस है, ध्यान रखना इसमें माइनस है, वो दिक्कत कर रहा है। अगर आप 4n-1 इक्वल टू माइनस का 27 कर दोगे ना, तो 4n बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 26। तो यहां से तो नहीं आएगा, n का मान इंटीजर नहीं आएगा, तो ये नहीं है, ये वाला है, ये वाला रखना। इसमें n का मान कितना रखने पे ये आ जाएगा? तो देखो 4n+1 इक्वल टू माइनस का 27, तो n बराबर -8, n बराबर -8 रख तो ध्यान रखना माइनस वाला गड़बड़ कराएगा, माइनस वाला गड़बड़ कराएगा। हाँ इतना ज्यादा चीज तो नहीं है, पर मैं तो यही बोल रहा हूँ, खेलना सीख लो। ये 4n+1 पाई/2 का, तो ये यहाँ आएगा -27 पाई/2। बाकी तो देखो यार कितना है, माइनस का 13.5 पाई है क्या? ये कितना है, माइनस का 13.5 पाई। अब माइनस का 13 तो यहाँ आएगा, तो माइनस का 13.5 चाहिए, तो इधर ही जाओगे ना फिर ऐसे। तो इस टाइप से भी ला सकते थे आप, इस टाइप से भी ला सकते थे। खेलना सीखो, एक ही बात बोल रहा हूं मैं। हाँ माइनस का 400 प्लस का 450, 450 क्या आएगा? 300, यहां से यहाँ 360 और ये 450, 330 कहाँ आएगा? 330 बताओ किस पे आएगा? 330 बताओ किस पे आएगा? अब 330 देखो, यहां तो 360 होता है और यहाँ 270 होता है, तो 330 किसी पे नहीं आएगा, वहां के यहाँ कहीं आएगा ये 330। और आगे वाला कहाँ आएगा? माइनस का 810, माइनस का 810, माइनस का 810, तो माइनस का 810, माइनस घूम जाओ यार जितना ही घुमाना चाह रहे हैं। तो माइनस का देखिएगा, चलो घूम जाते हैं इसके लिए, और क्या नहीं दिख रहा भाई? दिख जाए यार। ये माइनस का 360, ये माइनस का 720 और ये यहाँ आ जाएगा माइनस का 800। अरे ऐसे घूम जाओ, ये 360 आ गया माइनस का, ये माइनस का 720 आ गया और प्लस ये। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं बच्चे, ये तो आनी चाहिए आपको, कोई इसमें पंगा नहीं आना चाहिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब शानदार चीज, सभी कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, जितने भी, अरे अभी तक आप 10 तक क्या पढ़े थे? न्यून कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ध्यान देखना, न्यून कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे आप। तो आज आप देखने वाले हो, चाहे कोण छोटा हो, चाहे कोण बड़ा हो, चाहे कोण कितना ही बड़ा हो, उसके लिए त्रिकोणमितीय। तो देखिए बच्चे, यहाँ साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा, ये सर्कुलर सिस्टम में ये परिभाषित है ऐसे। अरे कोई बोलेगा तुम्हें कि वो तुम त्रिकोणमिति में उसको साइन थीटा क्यों बोलते थे? तो सेम चीज यहाँ पे भी है, सेम चीज यहाँ पे भी है। देखो इसमें अगर साइन थीटा का मान निकालोगे इस त्रिभुज में, छोटे से ट्राइंगल में, तो ये अपॉन आर, तो y/r आ जाएगा।
साइन थीटा का मान आ जाएगा वाई बाई आर, और कॉस थीटा का मान आ जाएगा एक्स बाई आर। दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, ये एक्स, ये आधार बटा करण, अरे लंब बटा करण, आधार बटा करण नहीं बताना पड़ेगा ना, बिल्कुल नहीं बताना पड़ेगा। बस आज जो एक चीज चेंज होगा 11th क्लास में, अब अपन है आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते पढ़ते, तो एक ही चीज चेंज होगा, क्या कि यहां पे देखिएगा एक चीज आपको पता होगा, फर्स्ट चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों ही कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मतलब प्रथम चतुर्थांश में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, द्वितीय चतुर्थांश में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। ये पता है क्या रे, इतना तो याद होगा ना, यहाँ एक्स धनात्मक वाई धनात्मक, यहाँ ऐसा, यहाँ पे एक्स भी ऋणात्मक है, थर्ड चतुर्थांश में एक्स भी ऋणात्मक वाई भी ऋणात्मक, याद है क्या, यहाँ पे एक्स धनात्मक वाई ऋणात्मक। अरे याद है क्या ये चतुर्थांश वाली कहानी? नहीं याद है तो सरल रेखा का बेसिक वीडियो देख के आ जाओ, बाकी ये चीजें होती है, ऐसे आपको समझना चाहिए मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखिए बच्चे, और टेन थीटा भी आ जाएगा, टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा वाई बाई एक्स, टेन थीटा वाई बाई। तो ध्यान देखिए, मैं 3 को लेके चल रहा हूं, और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं आज कि इनका साइन कैसे आता है, तो देखिए बच्चे, ये अगर मैं फर्स्ट चतुर्थांश की बात करूं, मैं सेकंड चतुर्थांश की बात करूं, मैं थर्ड चतुर्थांश की बात करूं, मैं फोर्थ चतुर्थांश की बात करूं, तो मुझे बताइए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्लियर क्या? तो मुझे क्या आप बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में देखो, जो भी आर हमेशा धनात्मक रहेगा, आर इसकी त्रिज्या है तो आर यहां पे धनात्मक है, ये बात ध्यान से सुन लो, आर धनात्मक है, आर यहां पे धनात्मक होगा, चाहे एक्स और वाई प्लस माइनस हो सकते हैं यहां पे, पर आर धनात्मक होगा, तो अगर देखिए थीटा प्रथम चतुर्थांश में है तो ये पी यहां रहेगा, पी यहीं रहेगा भाई, प्रथम चतुर्थांश में पी यहीं रहेगा, अगर पी यहीं रहेगा तो एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव है, तो प्रथम चतुर्थांश में आर तो धनात्मक था ही था, एक्स वाई भी धनात्मक है, तो ये भी प्लस का आएगा, समझा रहा हूं प्रूफ कहां से आता है, रटवा तो कोई भी सकता है, समझा रहा हूं आज पहली बार, इसके बाद में नहीं आना यहाँ पे। हाँ, दूसरी बात, दूसरे चतुर्थांश में बोलिए, दूसरे चतुर्थांश में जब P यहां आ जाएगा तो x तो ऋणात्मक हो जाएगा, x ऋणात्मक हो गया तो बताओ कौन सा ऋणात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा और ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। देखिए जनाब, r तो प्लस का है, अगर x ऋणात्मक हो गया तो ये क्या, x बाई आर, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, y धनात्मक ही रहेगा, देखिए दूसरे में, तो इसलिए y बाई आर ये धनात्मक रहेगा और ये कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक, एक धनात्मक एक, तो ऐसे हो जाएगा। आप तीसरे में आइए, तीसरे में दोनों ही ऋणात्मक है, p अगर यहां आ गया तो तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों ही ऋणात्मक है, x और y दोनों ही ऋणात्मक है, r तो धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, x और y दोनों ही ऋणात्मक है तो ये प्लस का हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलिए बच्चे, x धनात्मक y ऋणात्मक, x धनात्मक है तो ये धनात्मक और y ऋणात्मक है तो ये ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक। तो अल्लो सबके साइन बता दिए मैंने, सर बाकी 3 के, अरे यार अभी भी पूछ रहे हो क्या, बाकी 3 इनके उल्टे ना यार, बाकी 3 तो इसके उल्टे ना, अरे जो साइन इसका होगा इसके उल्टे का साइन भी तो वही होगा, तो इसके उल्टे का साइन भी तो यही होगा, इनके उल्टे हैं वो, तो इनके साइन सेम रहे। अरे भैया इसका उल्टा कर दो, क्या साइन बदल जाएगा क्या, नहीं बदलेगा ना, तो बस ध्यान रखो क्लियर है ये बात, तो साइन आ सकते हैं। और एक और चीज ला सकते हो क्या, तुम इनको याद कर सकते हो क्या, कितनी देर याद कर सकते हो, तो ऐसे चीजें याद नहीं रहेंगी, एक ट्रिक बताऊंगा आगे, 2 मिनट रुको, पहले 1-2 चीज और बता देता हूं। ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है ना, इससे अपन ग्राफ भी बनाएंगे, साइन एक्स का ग्राफ कहां से आया, तो जब ग्राफ देखेंगे वहां बनाएंगे। इससे और भी बहुत सी चीजें आती है, अगर मैं अभी समझाने लग गया ना, तो ऐसे मान लो आपके लिए ये त्रिकोणमिति कभी समझ नहीं आएगी। अरे मेरे को तो बहुत सी चीजें दिख रही है, पर ये है लेक्चर है सिस्टेमेटिक, तो एक एक चीज समझाऊंगा, पूरी समझाऊंगा, ध्यान रखना। पर यहां पे केवल ये बताया मैंने, एक और चीज बता देता हूं। कोई लोग बोलते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान कहां से आएगा, तो वो यहां से आएगा। देख बच्चे, साइन 90 डिग्री का मान आपने वो बनाने में दिक्कत हुई थी ना तुम्हें,
अरे वो संभव समकोण त्रिभुज से नहीं आ रहा था साइन 90 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का प्रूफ नहीं आ रहा था ना वो तो, अरे हाँ सर मैंने लिख के किया था कुछ। हाँ तो वो आज समझा देता हूं मैं। साइन 90 डिग्री, देखो जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा ना, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तब क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, साइन 90 डिग्री का मान कितना आएगा, इस डायग्राम से आप निकाल सकते हो। 90 डिग्री मतलब P यहां आ जाएगा या, तो अगर P यहां आ गया, अगर P यहां आ गया तो देख बच्चे y का मान किसके बराबर हो जाएगा, P यहां आ गया तो y का मान किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर। अगर थीटा 90 है तो y बराबर r हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो इसका मतलब y का मान r के बराबर हो जाएगा, तो यहां रख दो साइन 90 बराबर y बाई r, तो y खींच गया r रख दो। अरे भाई जब P बिंदु यहां आ जाएगा तो y का मान r के बराबर ही हो जाएगा, अरे y ये इतना हो जाएगा, तो ये r बटा r बराबर कितना 1। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 यहां से आता है। किसी को और दिक्कत है तो साइन 0 का मान, 0 का मान जब 0 होगा तब बिंदु P यहां रहेगा, तो साइन 0 में बिंदु P यहां रहेगा, बिंदु P यहां रहेगा तो y का मान 0 रहेगा, तो 0 y बटा r, तो ये 0 बटा r, तो मतलब कितना 0। समझ गएगा, साइन 90, साइन 0, कॉस 90 सबका मान निकाल सकते हो तुम इसको देख देख के। हाँ आज मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि कॉस 270 डिग्री का मान कितना होगा, कॉस 270 डिग्री का मान कितना होगा। 270 वाले केस में P यहां आएगा, P यहां आएगा तो देखो कॉस क्या है, कॉस 270 है y x बटा r। अब यहाँ पे x का मान कितना रहेगा जनाब, इस बिंदु पे x का मान कितना रहेगा 0, तो 0 ही है, याद कर लेना 0 ही है। कॉस 180 डिग्री का मान कहाँ रहेगा, वो यहाँ रहेगा, तो -1 आ जाएगा। तो आप सब निकाल के देख सकते हैं, कॉस 180 -1, यहां से जो मान चाहिए ना वो निकाल सकते हो और बाकी भी निकाल सकते। क्लियर है, तो ये बहुत ही गजब का चीज है। बस आज मैं जो बात समझाया हूं वो इतनी सी समझाया हूं, तो इतना सही समझे। हाँ ये मान जो करते थे ना, अरे प्रूफ कहां से आया साइन 90 का, वो यहाँ देख सकते हो, पर कोई काम की बात नहीं है। हाँ अरे साइन 90 याद ही रखना नहीं यार, क्या करेंगे अचार डालेंगे क्या इसका। हाँ तो इसलिए ये जो साइन है वो याद नहीं होते, तो इनका याद करने का एक ट्रिक है जिसको अपन बोल देते हैं ASTC। ASTC, ए का मतलब है बच्चे ऑल, ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, मतलब पहले चतुर्थांश में सभी के सभी पॉजिटिव रहेंगे। सी का, एस का मतलब है साइन और इसका उल्टा, साइन एंड इसका उल्टा कोसेक, ये पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे साइन और उसका उल्टा कोसेक, यहाँ पे टी का मतलब है टेन और उसका उल्टा कोट, ये पॉजिटिव रहेंगे। और यहाँ पे है भाई सी से कौन बनता है, कॉस बनता है, कॉस और उसका उल्टा सेक, ये कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। क्या बोल दिया इसने कि पहले चतुर्थांश में सभी के सभी धनात्मक रहेंगे, दूसरे में केवल साइन और कॉसेक, केवल साइन और कॉसेक कैसे रहेंगे, धनात्मक रहेंगे। अरे यहां दूसरे में ASTC, ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, टी का मतलब टेन, सी का मतलब कॉस, तो ASTC रूल होता है, ये ASTC रूल होता है, पीछे प्रूफ बता चुका हूं मैं। हाँ ASTC, तो ए मतलब ऑल पॉजिटिव, सी मतलब साइन और उसका उल्टा, अगर साइन पॉजिटिव होगा तो उसका उल्टा भी तो पॉजिटिव होगा। और ये बाकी कैसे होंगे सर, यहाँ पे बाकी देखो मैंने बोला इसमें ये दो ही पॉजिटिव होंगे, मतलब बाकी ऋणात्मक ना, बाकी ऋणात्मक होंगे ना यार, क्या बात कर दी, यहाँ पे कोस ऋणात्मक रहेगा, उसका उल्टा सेक, टेन और उसका उल्टा कोट, ये सब के सब कैसे रहेंगे, ऋणात्मक। तो ये बात समझ में आनी चाहिए और ये रटना चाहिए, इतना रटा जाना चाहिए, ASTC नहीं सीधा ही याद रहे फिर तो, कि चाहे का मतलब सभी पॉजिटिव, अच्छा साइन कॉस, ये देखते ही समझ में आना चाहिए। इसको इतने अच्छे से याद कर लो कि अगले लेक्चर में पंगा ना हो। इतनी बार यूज होगा, इतनी बार यूज होगा, इतनी बार यूज होगा, जो याद करके नहीं आएगा उसको कुछ समझ नहीं आएगा, तो आज की आज रट डालो। हाँ लिख, अरे लिख सर रटवा रहे हो क्या, मैं तो भैया बोल नहीं लिख के दे रहा हूं। राज का मतलब रिमेंबर ऑलवेज, आपको ये चीज हमेशा याद रहनी चाहिए। राज, अरे सर रटवा रहे हो क्या, सर क्या बात कर रहे हो सर, IIT करा रहे हो, लिख के दे रहा हूं कि रटना है, राज रिमेंबर ऑलवेज, क्या बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल। तो आप देखिए ये 10th क्लास का क्वेश्चन है बच्चे, इस क्वेश्चन को कर लो तुम, 10th क्लास का क्वेश्चन है, मैंने लिखा है किड्स, मतलब 8, 9, 10th के बच्चे कर सकते हैं, उनके लिए कैसा क्वेश्चन है एवरेज। जल्दी से आंसर बताओ 2 मिनट में, आपके पास केवल 2 मिनट है। इस त्रिभुज से आपको साइन A का मान निकालना है और कॉस B का मान निकालना है, मैं निकाल रहा हूं पर आप पहले कर लो। हाँ साइन A,
देखिए बच्चे साइन ए ये कौन है, तो इस कौन के लिए मुझे साइन ए चाहिए, तो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है लंब बटा कर्ण। अरे लाल बट्टा का काहे का लाल बट्टा का अभी तक नहीं याद किया तो कर लो, साइन ए लंब बटा कर्ण, लंब तो इसके लिए ये हो जाएगा, पर कर्ण कैसे लाएं। अब ये तो पता है ना बच्चे, अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई है तो तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या पाइथागोरस लगाते हो, क्या लगाते हो या सीधा ही लिख देते हो, सर सीधा ही लिख देते हैं। तो ध्यान दे, एक बार बता देता हूं मैं, ये x मान लो और पाइथागोरस होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, तो ये पाइथागोरस होती है। बाकी बच्चे इसको सीधा आंसर आना चाहिए आपका, ये 25 प्लस ये 144, तो ये 13 हो जाएगा। तो सीधा सीधा आंसर आना चाहिए। ये बकवास अगर आप कर रहे हो तो भैया कैसे भी करके खत्म करो इसको, देखते ही 5 12 13 सीधा आना चाहिए, 5 12 13। हाँ, इसके ज्यादा बकवास कर रहे हो तो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बोलेंगे क्या क्या करके आओ मैथ्स में, अरे वही डरा देंगे तुम्हें। तो इसलिए ध्यान दे, सीधा सीधा किसी को बिताए बिना ये 5 12 तो ये 13 आएगा सर, इतना जल्दी आनी चाहिए। और अगर करना भी है तो बस ये करना, अगर करना भी है कैलकुलेशन इसका तो ये करना, अगर इसका कैलकुलेशन करना है तो बस एक ही लाइन लिखना, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लो, खत्म 13। इससे ज्यादा तुम लिख रहे हो ना तो नहीं, सही तरीके पे नहीं हो आप। हाँ तो बताओ लंब कितना है, इस कोण के लिए लंब ये होगा तो 5, इस कोण के लिए कर्ण तो सेम ही होता बच्चा। हाँ कॉस बी देखिएगा बच्चे, कॉस बी की बात बता रहा हूं मैं, कॉस बी होता है आधार बटा कर्ण। नहीं याद है तो रट डालो आधार, बी के लिए आधार देखिएगा बच्चे, बी के लिए आधार ये होगा, तो इसका मान भी अगर आप ध्यान से देखो ना, बी के लिए आधार ये होगा तो 5 बटा 13 ही इसका आएगा। तो भ्रम में मत पड़ जाना, ये तो दोनों सही निकाले ना। हाँ पक्का, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे चलिए, ये वाला एक क्वेश्चन है, खुद से करो 10th क्लास का। अगर आपने 10th क्लास इज्जत से किए ना, शिद्दत से किए तो ये क्वेश्चन आना चाहिए। 10 मिनट दे दे बच्चे, ये क्वेश्चन तेरे को आना चाहिए। नहीं आ रहा तो लॉग वाले इनइक्वालिटी वाले वीडियो जाके देख लो अभी के। लॉग और इनइक्वालिटी में, अरे लघु गणक समीका में इतनी अच्छी तरीके से कैलकुलेशन सिखाई है कि तुम पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। हाँ बताइए, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन ये, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हो, ये फिजिक्स केमिस्ट्री हर जगह परेशान करेगा। ध्यान से कर लो, इज्जत से कर लो, अरे मैथ्स की इज्जत तो बचाना है ना। हाँ तो कहां पे समकोण है, बी पे, ए बी सी, बी पे समकोण है, साइन ए दिया है, साइन ए मतलब ये कौन, ये साइन ए दिया है, साइन ए क्या होता है, लंब। अरे कर लो, इसको देख रहे हैं, लंब बटा कर्ण, लंब इस कोण के लिए लंब ये होगा, ध्यान दे 20, और कर्ण ये होगा 101। तो बोलो ना बच्चे, तीसरी साइड, 2 साइड दिए, तीसरी साइड पाइथागोरस। और इससे ज्यादा अगर आप लिख रहे हो ना, तो गलत लिख रहे हो, इससे ज्यादा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, और इस कैलकुलेशन में कोई 5 मिनट लगा देते हैं। इस कैलकुलेशन को करने का सबसे अच्छा तरीका, सर हमने गुणा करना आता है, अभी मैं दूसरे डाटा दे दूंगा, क्या इनका गुणा होगा ही नहीं आपसे। तो इस कैलकुलेशन को करने का बेस पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आचार थोड़े डालेंगे, ए प्लस बी 121, ए माइनस बी 81, अलग अलग इसका रूट, अरे बावले इसका रूट गुणा मत कर देना। अब 11 और ये 9, 99, तो 99 आंसर आना चाहिए इस भुजा का मान। हाँ इससे ज्यादा कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो बच्चे, गड़बड़ कर रहे हो। हाँ बोलो टेने का मान, टेने के लिए क्या है, देखो मैं सीधा लिख रहा हूं, टेने इसके लिए, टेने क्या होता है, लंब बटा आधार ना, लाल बट्टा का नहीं चाहिए पंडित बद्री प्रसाद। लंब 20, इस कोण के लिए लंब 20, आधार कितना 99। बोलो ना सेके क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण 101 बटा आधार, इसके लिए आधार 99, अरे आधार 99 है ना। हाँ कॉस सी, बोलो ना कॉस सी, अरे कॉस सी तो ये आ गया यार, कॉस सी मतलब ये, तो इसके लिए क्या चाहिए बच्चे, इसके लिए क्या चाहिए, कॉस सी आधार मतलब 20, आधार इस कोण के लिए आधार ये है जनाब, ध्यान दें 20 बटा 101। कॉट बी के लिए बताइए बच्चे,
कॉट बी के लिए बताइए जनाब, बताइए कॉट बी। इसके लिए कॉट बी क्या होता है? आधार बटा है, नहीं बोल रहे, अरे आधार बटा लंब, टेन का उल्टा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो कॉट बी लाइए ना, कॉट बी लाइए ना, आधार बटा लंब। लो जी आ गया क्या? बिल्कुल गलत वाला, कैसे कुछ भी नहीं आएगा। कॉट भी ध्यान दे, यहाँ पे थोड़ा सा लोचा किया है लोगों ने। कॉट, अरे बी का मान 90 डिग्री है, बी का मान 90 डिग्री है और कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है। कैसे आया सर 0? अरे कॉस बटा साइन, यार क्या बात कर दी हो तुम तो। हाँ, कॉस 90 बटा साइन 90 कर दो यार, आ रहा है ना 0? अरे आ गया सर। तो कितने, क्या आपने इस पूरे क्वेश्चन को सही किया था? तो नहीं किया था ना, तो पिछले 4 वीडियो देख के आओ और समझ ट्रिग्नोमेट्री कैसे होती है। सर ये ऐसा क्वेश्चन, अरे बहुत शानदार क्वेश्चन बनाया गया, कहीं पे किसी वीडियो में जाके देख लो, ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको किसी वीडियो, किसी यूट्यूब, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं नहीं मिलेगा। कॉपी पेस्ट का काम नहीं है ये, ध्यान देना इस बात को। अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, यही तो क्वेश्चन कराते हैं, तो कर लो। पूरे क्वेश्चन के आंसर आपने नहीं निकाले इसलिए बोल रहे हो आप। हाँ आगे आइए, अभी चल रहे हैं 11th क्लास। क्या आप सब रेडी है? 10th क्लास तक का काम करवा चुका हूं मैं, अभी एग्जैक्ट 11th क्लास का फीलिंग, एग्जैक्ट 11th क्लास। और आज ये 2 क्वेश्चन समझ गए ना तुम, जिंदगी में कभी भी गलत नहीं करोगे। हाँ, तो 11th क्लास का क्वेश्चन, पहला 11th क्लास का क्वेश्चन ये है बच्चे, जो आपको करना चाहिए, कॉपी पेन ले लो, 10 मिनट आपके पास से आंसर निकाल दो। हाँ, तो अब आओ 11th क्लास में तुम कैसे लाओगे? बोलो ना। तो इसमें ध्यान रखना, 11th क्लास में 2 चीजें होंगी। 11th क्लास में आप आ चुके हो, 2 चीजें होंगी। 10 तक तो केवल मान था। देखिए मैं पहले बता देता हूं, 10 तक की ट्रिग्नोमेट्री में केवल आपको मान ही निकालना होता था, केवल आप मान निकालते थे। वो डायग्राम बनाया, किससे मान निकाल लेते थे? इससे। 10 तक की ट्रिग्नोमेट्री इस पे थे, केवल मान ही निकालना होता था। क्यों? क्योंकि सभी धनात्मक होते थे, मतलब सभी धनात्मक होते थे इसलिए मान। 11th का ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा? 2 चीजें होंगी, एक तो मान और एक सम्मान। हाँ, एक उसका चिन्ह। ध्यान दे, 11th की ट्रिग्नोमेट्री में 2 चीजें होंगी। अब मान कहां से निकालोगे? वो तो इसी से निकालोगे, डब्बे से ही। ये ट्रायंगल बना के मान निकाल लेना। चिन्ह कहां से निकालोगे? चतुर्दांश से। ध्यान देना, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में एक एक्स्ट्रा चीज चेंज हो रही है, वो है चिन्ह। कि वो प्लस का है कि माइनस का है, वो अभी भी मैंने ये एसटीसी याद कराया था। अरे ये एसटीसी बावड़ो। तो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में केवल मान निकालना होता था कि ये कितना आएगा, क्योंकि वो सब धनात्मक होते थे। 11th क्लास में मान और चिन्ह दोनों निकालने पड़ेंगे, बस इतना सी बात समझ जाओ, लिख लो, आज आप 11th क्लास में हो गए हो। हाँ, तो अब बोलो तो मान निकालने के लिए तो कॉस, वही मान निकालने के लिए मैं यही बनाऊंगा, इसको x बोलूंगा, ये 90, तो x ये क्या? आधार 3 और 5। यहां पे मत लिख रहे चिन्ह, यहां पे कोई लेना देना नहीं है, यहां पे केवल मान लिख दो, चिन्ह का कोई लेना देना नहीं है मान से। तो मान निकाल लेंगे, इसी ट्राइंगल से निकाल लेंगे। ये 5 और ये 3 है, ये 4 होगा, इतना तो याद हो गया होगा। बोलो ना साइन एक्स का मान, बोलो ना। इसके लिए लंब बटा करण, कॉस एक्स का मान तो दिया ही है। टेन एक्स का मान बोला ना, 4/3। कॉट एक्स का मान बोलो ना, 3/4। सेक एक्स का मान बोलो ना, सेक एक्स क्या उधर है? 5/3। कॉसेक एक्स का बोलो ना, 5/4। चिन्ह बोलो ना, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय में ASTC। तो तीसरा कौन सा हुआ जनाब? ये वाला, टेन और कॉट वाला हो गया ना तृतीय। तो ये दोनों तो प्लस के रहेंगे, बाकी जितने भी है जनाब किसके रहेंगे? माइनस के। क्या बोला मैंने? तृतीय चतुर्थांश मतलब ये 2 प्लस के रहेंगे, बाकी सब माइनस के। तो मान निकालना 10th वाला है,
चिन्ह निकालना 11th से सीखे हो, मान निकालने वाला 10th है, चिन्ह निकालना 11th से सीखे हो। कोशिश करो ये क्वेश्चन आप समझ पाए और अगला क्वेश्चन कर पाए। हाँ, अगला क्वेश्चन बताइए। तो मान निकालने पे चलता हूं। पहले 10 मिनट ले लो, कुछ नहीं है, बकवास है, तुम ऐसी मत करो यार। ये मान निकाल देता हूं मैं, मान निकालते मुझे कोई शर्म नहीं आएगी। बताओ साइन एक्स का मान, साइन एक्स का मान बोलो ना। साइन एक्स 4/5, इतना जल्दी आना चाहिए। कॉट एक्स, कॉट एक्स, कॉट एक्स का मान, कॉट एक्स का मान क्या होता है? कॉट, अरे कॉट क्या होता है यार? आधार बटा लंब। सर भूल रहे हो आप। सेक एक्स कर्ण, कर्ण बटा आधार, ये होगा ना। अरे सेक एक्स का मान पूछ ले इसने, कर्ण बटा आधार। ठीक है, अब बोलो कौन से चतुर्थांश में? दिया ही नहीं है। चतुर्थांश कौन से में? दिया ही नहीं है। तो दिया ही नहीं है तो बताओ, अब इसको देखना पड़ेगा आपको। cos x ऋणात्मक है, कुछ नहीं दिया। cos x नेगेटिव दिया है, दैट मीन्स cos x नेगेटिव कौन कौन से में होता है? A, S, T, C। तो cos x ऋणात्मक कहाँ कहाँ होता है? यहाँ और यहाँ। तो cos x ऋणात्मक होता है सेकंड और थर्ड में। देखिए फर्स्ट में सभी प्लस के होते हैं और ये फोर्थ में cos प्लस का होता है। तो यहाँ दोनों तरह तो cos पॉजिटिव होगा। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट की बात है? सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड में जनाब cos x ऋणात्मक होता है सेकंड और थर्ड में। तो ये अपने को लाना पड़ेगा। देखो इसने इतना दिया, आगे कुछ भी नहीं दिया, मतलब x कौन से चतुर्थांश में है? तो ये देखो cos x ऋणात्मक कौन से में होता है? सेकंड और थर्ड में। तो सेकंड और थर्ड में है तो इसलिए सेकंड में साइन प्लस का होता है, थर्ड में साइन माइनस का होता है। तो मतलब साइन का मान प्लस माइनस आएगा। क्या बोला मैंने? सेकंड में साइन प्लस का होता है तो इसका मान प्लस भी आ सकता है, और थर्ड में माइनस का, इसलिए माइनस भी आ सकता है। अब ऐसी ही कॉट की बात है, कॉट इसमें माइनस होता है इसमें प्लस, तो इसका मान भी प्लस माइनस। सेक, सेक देखिएगा, सेक जनाब दोनों में ही माइनस का रहेगा तो इसलिए माइनस आएगा। और यार सेक का तो पता ही ना, सेक एक्स बराबर तो सीधा 1/cos x ना। अरे cos x का उल्टा करना है ना यार, माइनस का तो 5/3। समझ गए क्या? समझ गए क्या? अरे ऐसे प्लस माइनस मत लगा लेना, कुछ नहीं दिया तो ध्यान दे। ओ ये समझ आएगा क्या? ध्यान से देख लो, मान 10th वाले तरीके से निकाल लेना, बाद में साइन लगा देना, प्लस माइनस। साइन कैसे लगाने हैं? इसको cos नेगेटिव दिया, मतलब cos नेगेटिव सेकंड और थर्ड में होता है, तो फिर देख लो सेकंड थर्ड में इनके चिन्ह क्या आएंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये 11th शुरू हो चुका है। हाँ, अगर आपको ऐसे धमाकेदार वीडियो चाहिए ना तो देखो बच्चे, शेयर करना पड़ेगा। ऐसे कोई इतना पागल नहीं है कि वो डालेगा वीडियो, ये ध्यान रख लेना। बस मैं तो यही बोल सकता हूँ, और क्या। बाकी आप अच्छा कर रहे हो और ऐसे ही करते रहे तो कोई इश्यू आएगा नहीं। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।